नमस्कार दोस्तों, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 की तरफ बढ़ जाएंगे। और उसमें आपको पता होगा कि लास्ट में 4 शेड्यूल होते हैं। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन एक्ट में 4 शेड्यूल दिए हैं। अब उन शेड्यूल में क्या दिया गया है आज हम बेसिकली उसको समझेंगे। और ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो जब आप कॉम्पनसेशन एक्ट में जाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट में आ गए हैं। और यहां पर हम सीधे पहले उन एक्ट्स पे उन शेड्यूल में देख लेते हैं कि क्या दिया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले शेड्यूल में टोटल डिसेबलमेंट यानी परमानेंट या पार्शियल उसकी बात करी गई है। जब मैं दूसरे शेड्यूल की तरफ बढ़ता हूं तो दूसरे शेड्यूल में लिस्ट ऑफ ऑल दोस पर्सन हु शुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज उसकी बात करी गई है। जब मैं तीसरे शेड्यूल की तरफ जाता हूं तो मुझे मिलता है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, जिसके 3 पार्ट हैं, उनमें क्या है हम डिस्कस करेंगे। और जब मैं चौथे पार्ट की तरफ जाता हूं तो मुझे मिलता है रिलेवेंट फैक्टर, कि आखिर वो किस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो हम आते हैं और एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में 2 टाइप के इंजरीज दी हैं, दैट इज परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। यानी कौन कौन सी ऐसे इंजरीज हुई जिनको हम पीटीटी की कैटेगरी में रखेंगे, कौन कौन सी ऐसी इंजरीज है जिनको हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों जरूरी है ये लिस्ट? ताकि हम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन निकाल सकें। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कैसे निकलता है? सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर। रिलेवेंट फैक्टर वही जो शेड्यूल 4 में आएगा। ठीक है, तो अब अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है तब 100% कैपेसिटी लॉस हुई तो ये इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है तो वो इसके रेशियो में चलेगा, यानी कि कुछ ऐसी इंजरीज होंगी जहां पे रेशियो 90 होगा, कुछ ऐसी होंगी जहां पे 80 होगा। तो इसी तरीके से ये 0.9 या फिर 0.8 होता चला जाएगा। बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। यानी कि ये बताएगा कि रिलेटिव में कितनी कैपेसिटी कम हुई तो उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन कितना बना। यानी कि इसीलिए परमानेंट की जगह वर्ड यहां पे आया पार्शियल, राइट। टोटल की जगह यहां पे वर्ड आया पार्शियल। ठीक है, तो टोटल और पार्शियल का फर्क यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट ए में आपका पीटीटी दिया है, पार्ट बी में आपका पीपीटी दिया है। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 2 की तरफ आते हैं। शेड्यूल 2 में बहुत ही आसान है समझना। वो सारे एम्प्लॉयमेंट दिए हैं जहां पे अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है तो वो एम्प्लॉयज माना जाएगा अंडर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। वैसे तो इस एक्ट में सेक्शन 2 में एक इलैबोरेटिव डेफिनेशन दी है एम्प्लॉय की, पर साथ में ये भी लिखा है कि हर वो एम्प्लॉयड पर्सन जो कि शेड्यूल में मेंशन है उसको भी हम एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में इंक्लूडेड मानेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल 2 समझना बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा लंबी कहानी हम गाएंगे नहीं। शेड्यूल 3 में बढ़ जाएंगे। शेड्यूल 3 में क्या दिया है? शेड्यूल 3 में लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस दिया है। यानी कि पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई तो उससे या तो आपका एक्सीडेंट होगा या आपको डिसीज होगी। डिसीज हुई तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज। अब इसी ऑक्यूपेशनल डिसीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे किया है? टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो पार्ट ए में कहा है कि कोई भी डिसीज आपको, वो सारी डिसीजेस दी हैं कि अगर ये आपको डिसीज हो गई तो आप जिस एम्प्लॉयमेंट में हैं तुरंत उस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि इसी एम्प्लॉयमेंट के कारण हुई है। तो यहां पे मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है? 0। पार्ट बी की तरफ जाते हैं तो पार्ट बी में बोलता है कि अगर आपको ये सारी डिसीजेज हुई तो ये चेक करा जाएगा कि आप एटलीस्ट 6 मंथ इस एम्प्लॉयमेंट में हैं इसलिए आपको डिसीज हुई, अदरवाइज कोई भी लाइबिलिटी एम्प्लॉय की तरफ नहीं जाएगी। तो यहां पे मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है? 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स। टाइप सी में क्या है? मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है, पर वो स्पेसिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एज केस बाय केस। यानी कोई जो भी डिसीज है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, स्पेसिफाई करेगा कि आखिर कितना टाइम पीरियड इस डिसीज में रिक्वायर्ड होगा। तो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट पार्ट सी में कितना हो गया? एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बड़ा ही आसान था समझना शेड्यूल 3। शेड्यूल 4 की तरफ जाते हैं और शेड्यूल 4 में जैसा मैंने आपको बताया, शेड्यूल 4 में रिलेवेंट फैक्टर की बात करते हैं जो कि कॉम्पनसेशन के अमाउंट में यूज होता है। रिलेवेंट फैक्टर से जुड़ी हुई 2 बातें हमें समझनी जरूरी है। पहली,
कि रिलेवेंट फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है एज पे, एज ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिलेवेंट फैक्टर कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको जल्दी चोट लग गई, अगर किसी को भी जल्दी चोट लग गई 18 20 25 साल में, तो रिलेवेंट फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, जिसका मतलब अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे एज बढ़ी रिलेवेंट फैक्टर कम होता जाएगा, यानी कि अगर 50 60 55 में आपको अगर चोट लगी, या फिर किसी को भी चोट लगी, आपको क्यों चोट लगेगी, किसी को भी चोट लगी, तो उस केस में जो रिलेवेंट फैक्टर है वो कम होगा, यानी कॉम्पनसेशन कम मिलेगा। तो इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। दूसरी बात, ये डिपेंड किस पे करता है, एज ऑफ द एम्प्लॉय पे। ठीक है, ये हमने बात कर ली, और इसके प्रपोर्शन की हमने बात कर ली। तो ये हो गए आपके 4 शेड्यूल जो इस एक्ट में दिए हैं। आई होप के आई एम मेकिंग सेंस टू यू, और बड़ा ही आसान है समझना सभी चीजों को। नाउ हु वी आर ह्यूमन पेरिटस। हम पिछले 10-12 सालों से यूजीसी नेट एचआर की, या फिर एचआर रिलेटेड जो और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गया, या स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, या फिर आपका आईबीपीएस एसओएचआर हो गया, हम उन सब की तैयारी कराते हैं। अब हमारे तैयारी कराने का क्या तरीका है, हम कैसे कोर्स देते हैं, इसके लिए बड़ा आसान है जानना। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे डायरेक्टली हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, हम आपको 1 दिन का फ्री एक्सेस देंगे, एंड खुद से आप देखिए कि आखिर आप कैसे इससे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।